अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो जो है BUDC 104 के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जो कि दिसंबर में आ चुके हैं। तो दिसंबर का क्वेश्चन और जून का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि किस तरह का क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर दोनों को मैच करके हम देखते हैं तो कितना मैच होता है, ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ, मुझे अब क्या पढ़ना है जो मई जून में मुझे, क्योंकि बहुत कम टाइम है और कम टाइम में एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक ये को आप पढ़ नहीं पा सकेंगे। तो दोनों ये कि क्वेश्चन को देखिए, दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपको 90% उससे मैच होगा। अगर आप देखते हैं जून का और दिसंबर का, तो उसी में 50% मैच है। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर लेते हैं तो आपको 90% का लगभग ये हो जाएगा, मैच आएगा ही, है ना। तो ये एक सभी लोग जो है करते हुए आ रही, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम जो भी हो, आप लोग करते हुए आए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 2 साल का क्वेश्चन देखते हैं, 3 साल का क्वेश्चन देखते हैं और उसी हिसाब से आप लोग याद करते हैं। तो उसी तरह अभी भी कीजिए, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है। तो आपको जितना टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम को सही से काम लगाएं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 20 नंबर का जो सबसे पहले यहाँ पर BUDC 104 का 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 10 नंबर में पूछा गया कि हज़रत मोहानी के ऊपर पूछा गया है, उसकी शेरी खुसूसियात। उसके बाद हाली का पूछा गया है। तो हाली का जो शवान हयात थे वो अपलोड किया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी दी हुई है। शहरयार की हालात ज़िंदगी, जदीद उर्दू गज़ल की तारीफ़। उसके बाद दिया हुआ अल्लामा इकबाल की हयात व क़िदामात। तो अल्लामा इकबाल की जो हयात व क़िदामात है उसकी वीडियो भी अपलोड है। उसके बाद पूछा गया असगर गोंडवी की गज़ल गोई। उसके बाद मिर्ज़ा सेकंड में है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिस्सा बी में मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल गोई, है ना। उसके बाद कलीम अज़ीज़ की गज़ल गोई। उसके बाद नासिर काज़मी की गज़ल गोई। उसके बाद शाद आज़िम आबादी की गज़ल गोई। तो शाद आज़िम आबादी की जो गज़ल गोई इसकी वीडियो भी अपलोड है। उसके बाद पूछा गया है फ़ानी की हालात ज़िंदगी और उसकी गज़ल गोई, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ही हिस्सा ज़ीम है और इसमें 20 नंबर के हैं। तो उसके बाद है फैज़ अहमद फैज़ की सवानी हयात लिखना है, उसी के साथ उसकी गज़ल गोई। 7 नंबर में दिया है कि उसके अशार जो दिए हुए हैं, गज़ल के अशार दिए हुए हैं और उस गज़ल के अशार की आपको तसरीह लिखना है, किन्हीं उन्हीं में से कोई एक, है ना। तो यहाँ पर जो दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 गज़ल दी हुई है। मतलब 5 गज़ल को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 गज़ल आपको लिखना है, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये सवाल है। तो आज जो हम इस सवाल में से बताएंगे, रीड करेंगे उसकी गज़ल गोई, तो वो है नासिर काज़मी की गज़ल गोई को आज हम लोग रीड करेंगे, है ना। वो किस तरह की गज़ल लिखते हैं, उसकी गज़ल की क्या खुसूसियात है, वो किस ज़माने में गज़ल लिखे और उसकी गज़ल लिखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है ना। ये सारी चीज़ें देखना है। तो नासिर काज़मी की गज़ल गोई को रीड करेंगे। तो इसकी जो नासिर काज़मी की जो गज़ल गोई है वो आपकी बुक BUDC 104 और ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक नंबर 4 आ जाएगा, है ना। इससे पहले अगर हम वीडियो की प्लेलिस्ट देखते हैं, प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके दिखा दे रही हूँ। इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और शाद आज़िम आबादी की गज़ल गोई दी हुई है, उसकी गज़ल की तसरीह, उसकी वीडियो जो है अपलोड है नीचे। इस प्लेलिस्ट की मैं लिंक नीचे दे दूँगी, BUDC 104 की लिंक दे दूँगी, BUDC 101 की दे दूँगी, 102, 103, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की है तो पूरी फर्स्ट ईयर। नासिर काज़मी जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नासिर काज़मी सिर्फ BA उर्दू के लिए है। BA MA उर्दू अगर कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में भी शायद नासिर काज़मी आते हैं। बाकी जो अदर्स यूनिवर्सिटी से MA कर रहे हैं या फिर BA कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इग्नू वाले ही इस वीडियो को देखते हैं। बाकी अदर्स जो देखते हैं वो उसके सिलेबस में भी मौजूद है। अगर मौजूद है तो इस वीडियो को ज़रूर से आपकी दोस्तों, आपके रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि अदर्स यूनिवर्सिटी से जो करते हैं उनके पास बुक नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि वीडियो को शेयर करो ताकि जिन लोगों के पास बुक ज़्यादा, इग्नू तो अपना बुक देते हैं लेकिन अदर्स जो रेगुलर से करते हैं उन लोगों को बुक नहीं मिलते हैं, उसको खुद से बुक कहीं से तलाश करने होते, बुक खरीदने होते हैं ना। तो चले तो तक़सीम हिंद के बाद, है ना, तक़सीम हिंद के बाद मतलब तक़सीम हिंद कब हुआ,
1947 کے بعد اردو کے جن غزلگو شاعروں نے دنیائی غزل میں اپنا سکہ جمایا، ان میں ناصر کاظمی کا جو نام ہے نمایاں ہے۔ بچپن میں جو ہے گھوڑا سواری، شکار کرنا، ندی کے کنارے گھومنا، پہاڑ کے نظارے کرنا، شطرنج کھیلنا، چڑیوں سے پیار کرنا، پودوں سے دلار کرنا ناصر کاظمی کی جو ہے یہ پسندیدہ شوق میں سے تھے۔ لیکن تقسیم ہند کے بعد جس طرح کی حالات جو ہے پیدا ہوئے، ان میں وہ اپنے مذکورہ مشغلوں سے محروم ہو گئے۔ ناصر کاظمی کی جدید غزل کے معیاروں میں سے ہے، انہوں نے چند مضامین بھی لکھے اور کچھ نظمیں بھی لکھی، لیکن ان کی بنیادی پہچان جو ہے ایک غزل گو کے طور پر ہے۔ انہوں نے غزل گوئی کو اپنے تخلیقی اظہار کا خاص میدان بنایا ہے نا۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کا بغور اگر مطالعہ کرے تو چند الفاظ ایسے ہیں جن سے قدم قدم پر سامنا ہوتا ہے، یہ الفاظ ناصر کاظمی کی شاعری کا محور ہے۔ مثال کے طور پر خواب، شاکی، طاووس، رت، رات، غبار، سفر، گرد، قافلے، پھول، کانٹا، اجاڑ، اداس، بیگانگی، تھکاوٹ، نیند، رفتگاہ، منزل کا سراغ، یاد، شہر، نگر، چہرہ، دھوپ، کھڑکی، بستی، مٹی، پیاس، تھکن اور جنگل وغیرہ۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ناصر کاظمی کے پاس ڈکشن کی کمی تھی، بلکہ ناصر کا یہ ڈکشن محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کے اشعار کے مضامین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا ناصر لفظوں کو مخصوص تناظیر میں استعمال کر کے نئی طرح کی مضامین بنا ڈالتے ہیں، جن کا عناصری حیثیت سے گہرا تعلق ہے۔ ناصر نے ایسا رزمیہ اظہار بیان اختیار کیا کہ ان کے عہد کی حیثیت ایک تسلسل کی حامل ہو گئی، اور آج کے عہد کا المیہ بھی اسی طرح کی رزمیہ اظہار بیان اختیار کیا۔ ان کے عہد کا حیثیت ایک تسلسل کے حامل ہو گئی، وہ آج کے عہد کا المیہ بھی اسی طرح ناصر کے عہد سے ہم آہنگ ہو جاتے، جس طرح ناصر کے عہد کا المیہ عہد میر کا وہی سلگتے مکان، جلتے بھونتے اور اجڑتے شہر، لوٹتے عصمتیں اور سڑتی گلتی لاشیں، نقل مکانی، نئے کوچے کی اجنبی فضا اور اجنبیت سے پیدا شدہ تنہائی اور اداسی جو میر کے عہد میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، وہی چیز ناصر کے عہد میں بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ عذابوں کی یہ نقل مکانی نئے اسباب کے سبب ہنوز جاری ہے۔ یوں بھی ناصر کاظمی کے نزدیک تاریخ مختلف زمانوں کا الگ الگ قصہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تجربہ تھی۔ ناصر کاظمی کے شاعری مزاج کی تشکیل یادوں کی اندو طرف و نشاط اور احساس سے ہوتی ہے۔ بے وطنی، ہجرت، رات اور شہر کے استعارے یادوں کی مذکورہ مختلف النوع رنگینوں کو چمکاتی ہے نا۔ کیونکہ جس وقت کا ان کا شاعری ہے اس وقت زیادہ تر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا ہندوستان، تو جو ہندوستان میں ہے مسلمان وہ پاکستان جا رہے تھے، جو پاکستان میں ہے وہ ہندوستان آ رہے تھے، کوئی بنگلہ دیش جا رہے تھے، تو اس طرح کی نقل مکانی ہو رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب کوئی انسان اگر ایک جگہ 10 سال بھی اگر رہا ہو تو وہاں سے اس شہر سے اس گھر سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی یاد میں کافی ساری ان کی غزلیں موجود ہیں، اس شہر سے ان کی کافی ساری یادیں موجود ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ناصر کاظمی کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کی رات نہ سونا یارو، آج ہم ساتواں در کھولیں گے، ہے نا۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کا جو ہزن ہے غزلوں میں ہزن و ملال کی خاص لے پائی جاتی ہے، جو روانی خوشیوں سے معمور ہے۔ ان کی شاعری میں خوشی کی سرگم اور افسردگی کے لیے دونوں خصوصیات اس طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کی پروپیگنڈے سے ماورا ہے۔ اسی بنا پر عشق اور محبت کی مختلف کیفیات کی بیان ان کی غزلوں کا امتیازی وصف ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھتے ہیں تو وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، ہے نا۔
कुछ अब संभलने लगी है, जहाँ भी बदल चला आसमां भी, जो रात भारी थी टल गई, जो दिन कड़ा था गुजर गया। नासिर काज़मी के यहाँ जो है कैफ़ियत का मामला जो है वो इतना कश और इतना क़द्र व शदीद है कि शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने इस मामले में अशार नासिर को तर्ज मीर का सच्चा तख्लीकी अतबाह करार दिया है। मीर की जो शायरी है, शायरी की फ़िक्री, तहज़ीबी और नफ्सियाती तजुर्बे और नासिर काज़मी नेज़ हमारे अहद के बाद ज़हनी जो जज्बाती और तहज़ीबी महरक़ात में इस तरह के बहुत से पहलू जो है वो नज़र आते हैं, पहलू है। नासिर काज़मी ने अपनी ग़ज़लों में बिस्तर उन्हीं मुस्तरिक पहलू से सरोकार रखा है जो मीर की अहद में हमको जिसकी वजह से उन पर तक़लीद मीर का गुमान होता है ना। उनकी शायरी को पढ़ते हुए हम लोगों को मीर की अहद की याद आती है ना। खुद नासिर काज़मी की बयानात ने इस गुमान को जला बख्शी। उन्होंने अपनी गज़ल गोई के लिए कलाम मीर को बुनियादी सरचश्मे की हैसियत से कबूल किया है। मीर की शायरी पर नासिर ने एक मजमून भी लिखा है जिसमें उन्होंने मीर के अहद को एक रात से ताबीर किया है और ये भी कहा है कि मीर के अहद की रात हमारे अपने अहद की रात से आ मिली है। उसी बिना पर नासिर की जो पीरवी मीर को मज़ामीन और हिज़निया जज्बात के इजहार में महदूद कर दिया गया है। हालांकि मीर की जो शायरी है, मीर की शायरी महज दर्द व गम की शायरी है या आलमिया और हिज़निया जज्बात कलाम मीर का गालिब हिस्सा है। मतलब गालिब की कसरत बाखसूस शेर शोर इंगेज़ की अशायत के बाद ये बात खिस्सा पारनिया हो चुकी है। मीर से तख्लीकी इस्तिफ़ादे का दावा करने वाले लोग या जिनके कलाम पर पैरवी मीर का गुमान किया गया नासिर के अलावा भी थे, लेकिन सच्चा तख्लीकी अतबा सिर्फ नासिर काज़मी से हो सका है। ये सच्चा तख्लीकी अतबा दरअसल मीर की ख़ास असलूब कैफ़ियत को अपनाने और उस रवायत की पासदारी करने से पैदा हुआ है ना। जिसके पासदार खुद मीर भी थे। गज़ल की और मीर की रवायत जो है एक दरिया की तरह है, लेकिन नासिर काज़मी उस दरिया में बहने के बजाय उसके बहाव से बचने के लिए अपनी नाव भी रखते थे, है ना। शोर इंगेज़ का ताल्लुक़ जहाँ शेर के मुंतकिम से है, वहीं कैफ़ियत वाले अशार जो है समय कारी के ज़हन व दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कैफ़ियत को चाबुक दस्ती और फ़नी हुनरमंदी के साथ बरतने की वजह से नासिर काज़मी की गज़लें और गज़लों के अशार जो है आज भी कारी या समय के ज़हन व दिल को उस हाल तक पहुंचा देती है कि वो गौर व फ़िक्र के बजाय शेर से होयत कैफ़ियत में डूबा रहना चाहता है ना। जो कैफ़ियत उसमें पैदा होती है उस कैफ़ियत में डूब जाते हैं लोग, उसमें इतनी गहराई होती है नासिर काज़मी की शायरी में, है ना। उसमें गौर फ़िक्र करने का मौका ही नहीं मिलता है। गौर फ़िक्र तो बाद में करते हैं, लेकिन उसकी शायरी को पढ़ते पहले इंसान उसमें डूब जाते हैं। उसी असलूब बयान की वजह से नासिर को एहसासात, महसूसात या हशीयत का शायर भी कहा जाता है ना। नासिर काज़मी ने अपने मखसूस मज़ामीन को कैफ़ियत के असलूब में बयान करके कारी या शमय को अपनी मदार में ले लिया। अगर मिसाल देखें तो मिल ही जाएगा रफ़्तगा का सुराग, यूं ही फिरते रहो उदास अंधेरे शाम के पर्दे में छुप कर, किसे रोती है चश्मे की रवानी। हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सोए रही है। यहाँ जंगल था आबादी के पहले, सुना है मैंने लोगों की ज़बानी, है ना। उसकी मिसाल जो है अगर उन्होंने बताया है उसमें कि उसकी जो गज़लें हैं वो उसमें डूब जाने वाली उसमें कैफ़ियत है। तो नासिर काज़मी की गज़लों में ज़ुबान और अल्फाज के इस्तेमाल की बरजस्तगी ख़ास तौर पर मतवाज़ा करती है। उनमें जो अल्फाज जो काफ़ी आसान अल्फाज जो है इस्तेमाल करती है और उस अल्फाज के ऐसा नहीं कि उसमें बहुत भारी भरकम अल्फाज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। शेर ख़वाए कितने ही
नज़्म व वली सिफ़त मालूम हो, लेकिन उसमें शोरी कोशिश के किरदार से इनकार मुमकिन है। नासिर काज़मी भी शेर से रोज़ आज़माई की तरफ इशारा करते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनकी शायरी भी शोरी कोशिश से मावार नहीं। उसके बावजूद उनके कलाम में किसी किस्म की तकलीफ़ व तशन्नी का एहसास नहीं होता है। ज़बान और उसके इस्तेमाल पर नासिर काज़मी की कुदरत और सलीके का जो है पता चलता है। उनके वो अशार जो फ़ारसी तराकीब से अमीज़ है, उनमें भी तकलीफ़ और तशन्नी की जगह ऐसी बरजस्तगी नज़र आती है, जिससे फ़ारसी तराकीब की मौजूद का जो है एहसास ही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर उनकी 2 अशार है, उसमें देखिए पहला अशार फ़ारसी तरकीब से आरी है और दूसरा जो अशार है फ़ारसी तरकीब से ममलू है ना? रेन अंधेरी है और किनारा दूर, चाँद निकले तो पार उतर जाए। दूसरा है अभी वो दस्त मुंतज़िर है मेरे, जिन पर तहरीर पाए नाका नहीं। नासिर काज़मी के जो अंदाज़ है बज़ाहिर साफ़ और वज़ीह मालूम होता है, लेकिन सफ़ाई और वज़ूहात बयान एक शराब की तरह है ना? नासिर काज़मी की कलाम में ऐसी वज़ूहात और सफ़ाई का गुज़र नहीं जिससे शायरी मज़रू होती हो। वह अबहाम से भी परहेज़ नहीं करते, बल्कि वो सादा से सादा और सहल मुमतना के हामिल अशार में भी वह अल्फाज के माने व मफ़हूम की नदीदा इम्कानात को जगाती है। यानी उनके कलाम में जो रोज़मर्रा और आम बोलचाल की जो अल्फाज आते हैं, वो आम बोलचाल से ज़्यादा क़ुव्वत और मारुयत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ेल में 2 अशार है कि याद के बेनशा ज़ज़वीर से तेरी आवाज़ आ रही है अभी भी, है ना? अभी। तख्लीकी ज़बान जो है बाख़ुसूस शेरी ज़बान में तशबीह, इस्तिआरात, अलामत और पीकर की अहमियत हद दर्जा है। बल्कि ये कहा जाए तो बेज़ाना होगा कि सनाए बदे, अलामत, पीकर और अल्फाज की मख़सूस तरतीब व तंजीम के बगैर तख्लीकी ज़बान का वजूद मुमकिन ही नहीं। तख्लीकी ज़बान में तशबीह, इस्तिआरा, अलामत और पीकर हर एक का अपना किरदार और मानूयत है। नासिर काज़मी की गज़लों में पीकर तराशी का अमल भी ख़ास तौर पर मतवाज़ा करता है। उनके पीकर दाख़िली कैफ़ियत अगर देखते हैं तो तस्वीर ख़याल हालात की तजसीम करते हैं। वो बेक वक़्त क़ुव्वत बशीरा, शाइमा, शमा और लाशमा को मुहतरिक करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि नासिर काज़मी की शायरी में पीकर कैफ़ियत पैदा करने का एक आला है। यानी उनके पीकर वाले अशार में कैफ़ियत का हुस्न उमूमन नज़र आता है और गौर करने से मालूम होता है कि बुशैरी, शमी, शामी और लम्शी या ज़हनी कैफ़ियत को मुहतरिक करने में पीकरों का नुमायाँ रोल है। धूप के लाल हीरे होठों ने तेरे बालों को चूमा था, है ना? फिर चमकने लगे शूनी राहें, सारबानों की सदा फिर आई, है ना? ये उसकी जो सहल मुमतना और ऐसे-ऐसे इतनी आसान वर्ड में उनमें पीकर तराशी आपको देखने को मिलती है, जो उसके मीनिंग अगर देखते हैं तो वो अलग ही है, लेकिन उनकी जो अल्फाज है उस अल्फाज का अगर बयान देखते हैं तो उसमें काफ़ी अलग आपको देखती है पीकर दाखिली कैफ़ियत, तशवीर ख़याल जो है इनकी गज़लों में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो शायरी है वो मीर के अहद की शायरी से जा मिलती है, तो ज़्यादातर लोग उसकी अहद की शायरी से उसको मैच करते हैं, है ना? लेकिन मीर की शायरी दर्द व गम की शायरी है और इसकी जो शायरी है दर्द व गम के साथ-साथ बाकी जितनी जज़्बात है उनकी भी शायरी आपको देखने को मिलती है। तो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी, इसकी जो गज़ल गोई है, गज़ल गोई ये वीडियो है, उसकी नेक्स्ट इसकी जो 2 गज़ल आपकी नशाब में दी हुई नासिर काज़मी की, उसकी वर्ड की मीनिंग, गज़ल की वर्ड की मीनिंग, उसके साथ उसकी जो मरकज़ी ख़याल उसमें पेश किया हुआ है, उनको रीड करूँगी ताकि क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान जो है 2 गज़ल आने वाली है, 2 गज़ल में किन्हीं एक गज़ल को आपको बनाना है। किसी भी शायर इतनी सारी शायर दी हुई है, 4 ब्लॉक में मुश्तमिल है, तो 4 ब्लॉक में बहुत सारे हैं जिसमें से 2 ही गज़ल को चुना जाएगा। किन्हीं 2 शायर की 2 गज़ल को एक-एक गज़ल को चुना जाएगा, जिसको आपको याद रखना है और वो ऐसी एक क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना ही है। या तो
दूसरा गज़ल, एक गज़ल और 2 गज़ल या क्वेश्चन में दी हुई है। आपने क्वेश्चन देख लिया है कि वो वाला क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते तो मतलब 20 नंबर आपका छूट जाएगा, 20 मार्क्स आपको छूट जाएगा, मतलब आप 80 मार्क्स के कराएँगे, है ना? तो गज़ल को नहीं छोड़ना है, इसीलिए आपको गज़ल का तसरी रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक शायर का 2-2 करके गज़ल दी हुई है जो कि आपको रीड करना ज़रूरी है। मीनिंग देख लेना है एक मर्तबा, फिर उसका मरकज़ी ख़याल जो है उसको देख लेना है। चलिए आज के लिए यहीं तक।